तो दोस्तों आप लोग कभी क्या लगेज वाला ट्रॉली ऐसे खींचे हैं जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो वहाँ पे जब हम लोग इस तरह से इस डायरेक्शन में खींचते हैं किसी ट्रॉली को, तो वो ट्रॉली इधर बढ़ता है आगे। ट्रॉली को ऐसे खींचते हैं इस तरह से, तो ये जाता है कुछ इस तरह से, डायरेक्शन इसका जाने का रहता है इस तरफ, और थोड़ा सा ये ऊपर उठा हुआ भी रहता है। अगर ये ट्रॉली को इस तरफ खींच रहे हैं इस डायरेक्शन में और ये जा रहा है इधर, मतलब यही वाला फोर्स इधर बढ़ जा रहा है और थोड़ा सा ये ऊपर उठा हुआ है, मतलब इधर भी कुछ फोर्स ऊपर की डायरेक्शन भी लग रहा है। मतलब इस डायरेक्शन का फोर्स, ये जो डायरेक्शन का फोर्स दिख रहा है आप लोगों को, उसमें से ज़्यादातर फोर्स इस तरफ बढ़ जा रहा है और कुछ फोर्स इधर बढ़ जा रहा है। ये ट्रॉली ऐसे मूव नहीं कर रहा, इधर नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये वाला फोर्स पूरी ख़त्म हो जा रहा है डायरेक्शन वाला, मतलब इस डायरेक्शन का फोर्स इसमें और इसमें बढ़ जा रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो भी फोर्स ऑब्लिक फोर्स लगता है वो बट जाता है दो हिस्सों में, हॉरिजॉन्टल फोर्स या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। तो इसी कंपोनेंट में बटने को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या फिर बोलते हैं किसी भी वेक्टर का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसका एक और नाम है क्या, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। या फिर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं या फिर रिजॉल्व करना भी बोलते हैं, बहुत नाम है। हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर नाम से ही इस चीज़ को आगे समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं वही वेक्टर का एक्स, एफ, यहाँ पे एफ लिए हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, कुछ भी वेक्टर। फोर्स वेक्टर से ट्रॉली का एग्जांपल बेस्ट था, इसलिए मैंने इसी एग्जांपल को प्रेफर किया। तो ये फोर्स हम लोग ट्रॉली में लगा रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण ये आगे बढ़ पा रहा है, उसको बोलेंगे हम लोग एफ एक्स डायरेक्शन वाला। ये भी वेक्टर होगा। और एक ऊपर की ओर लगेगा जो कि बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, वो होगा एफ वाई, ठीक है। और ये वाला फोर्स जो होगा इसका और इसका ही वेक्टर सम होगा, वेक्टर सम, एफ एक्स प्लस एफ वाई नहीं, वेक्टर सम। तो एफ एक्चुअली यहाँ पे ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए ये वाला कुछ ऐसा बन रहा है, पैरेललोग्राम लॉ लगने वाला, कि ये एक वेक्टर एफ एक्स, ये एक वेक्टर एफ वाई, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा, एफ है। ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, एफ है। मतलब एफ जो इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो एक्चुअली क्या होगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर प्लस 2fx fy कॉस 90 डिग्री। यहाँ पे एफ एक्स और एफ वाई के बीच में एंगल कितना है, कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 अगर है तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। इस मैग्नीट्यूड का फोर्स इज इक्वल्स टू क्या, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो ये एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के अलावा कुछ और डिराइव कर चुके हैं हम लोग, कि अगर ये रिजल्टेंट फोर्स है किसी भी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, जो फोर्स लगता है वो दो कंपोनेंट में बढ़ता है, वो दो कंपोनेंट का अगर हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो ये रिजल्टेंट निकल जाएगा। यही रिजल्टेंट है, किससे निकल रहा है, वो पैरेललोग्राम से ही निकल रहा है। पर खैर इसका बात हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर चाहिए जो कि है इस एफ एक्स और इस एफ वाई का वैल्यू चाहिए हम लोग को। तो चलिए समझते हैं, इस ट्रॉली का एग्जाम्पल के अलावा हम लोग डायरेक्टली इसको डिराइव करते हैं, डेरिवेशन करते हैं कि एफ एक्स और एफ वाई कैसे निकाला जा सकता है। तो उससे पहले आप लोग कॉपी पेन लेके आ जाइए और इस पे इसको नोट डाउन करते रहिए। इसको नोट डाउन कर दीजिए, पॉज करके एक बार, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओके, अभी देखिए क्या करना है। मान लीजिए एक वेक्टर है यहाँ पे ए, कुछ इस तरह से। अब यहाँ से इसका एक कंपोनेंट आएगा, ए एक्स हम लोग इसको बोल देंगे, और इधर से एक कंपोनेंट जाएगा कुछ इस तरह से, इसको बोल देंगे ए वाई। ये वेक्टर ए था, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया ए एक्स और इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ए वाई, ठीक है। ये सब का नामकरण कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ओ, ये ए, ये बी, ये सी। अब हम लोग को ए एक्स चाहिए, ए वाई चाहिए। अब ए के जगह पे यहाँ पे एफ भी हो सकता था, एफ एक्स एफ वाई। यहाँ पे वेलोसिटी भी हो सकता था, ये v होता, ये वी एक्स, ये वी वाई। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता था, ये d, ये डी एक्स, ये डी वाई, कुछ भी हो सकता था। मतलब हम लोग एक जनरलाइज्ड वे में इसको सॉल्व कर रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये a है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई हो गया। अभी हम लोग का टारगेट क्या है, रेजोल्यूशन में निकालना क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा। मान लीजिए ये एंगल दिया हुआ है थीटा,
ये एंगल थीटा गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग का टारगेट रहेगा ए एक्स को निकालना। तो हम लोग आते हैं इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ ए बी, इस ट्रायंगल का बात करते हैं, ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। तो अगर ए एक्स निकालना हो तो ये तो हम लोग को पता है, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग को पता है कितना है, ए है, ए वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड कितना है, ए है। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए एक्स है, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड क्या है, ए एक्स। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, ए वाई, मतलब लिख ओ बी का लेंथ, ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ओ ए का मैग्नीट्यूड ए एक्स। ए एक्स और किसका किसका मैग्नीट्यूड है, बी सी का भी है, देख लीजिए। ओ ए का जितना मैग्नीट्यूड होगा बी सी का भी उतना ही मैग्नीट्यूड होगा। साथ में ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए बी का ए वाई है, ए वाई। और किसका ए वाई है, ओ सी का ए वाई है। तो ओ सी ए बी का ए वाई है मैग्नीट्यूड, ओ ए बी सी का मैग्नीट्यूड ए एक्स है, और ओ बी का मैग्नीट्यूड ए है। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी का जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को ये निकालना है, बेस निकालना है। ये तो पता ही है, ये पता है, हाइपोटेनस भी पता है। तो हम लोग कॉस थीटा ले लेते हैं। कॉस थीटा कुछ क्या होता है, बी बाई एच, बी क्या हो जाएगा, ओ ए, एच क्या हो जाएगा, ओ बी। ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, देख लीजिए यहाँ से, ओ ए एक्स है, तो ए एक्स। ओ बी का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, ओ बी का मैग्नीट्यूड ए है, ओ बी का मैग्नीट्यूड ए। तो ए एक्स हम लोग का यहाँ से निकल गया, ए एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ए ऊपर गया यहाँ से ए कॉस थीटा। मतलब देखिए ए गिवन रहेगा, जैसे फोर्स गिवन था कि हम लोग कितना फोर्स से इस ट्रॉली को खींच रहे थे, इस ट्रॉली को हम लोग खींच रहे थे ना। तो यहाँ पे हम लोग को ये वाला फोर्स पता होगा, दिस फोर्स विल बी गिवन। इस एफ एक्स को निकालना रहता है और इस एफ वाई को निकालना रहता है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये गिवन है, मतलब यहाँ पे ए भी गिवन होगा, हम लोग को ए एक्स और ए वाई निकालना होगा। तो ए एक्स हम लोग निकाल लिए कितने के बराबर, ए कॉस थीटा के बराबर, जो कि एंगल भी गिवन होता है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। खाली इतना याद रखिए कि किसी भी चीज़ का जिधर थीटा दिया हुआ है उधर का एक्स कॉम्पोनेंट ए एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए कॉस थीटा, एक फॉर्मूला निकल गया। इसी चीज़ को हम लोग इस ट्रायंगल से निकालेंगे, मतलब इन ट्रायंगल ओ सी बी से निकालेंगे। तो ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। ये वाला एंगल है कितना, तो ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो हम लोग ले लेंगे साइन 90 माइनस थीटा। अब आप लोग का क्वेश्चन रहेगा साइन क्यों ले रहे हैं, कॉस क्यों नहीं ले रहे हैं। अरे भैया तो हम लोग निकालना क्या, हम लोग को ए एक्स निकालना है। तो ए एक्स मतलब इस ट्रायंगल में कौन है, बी सी है। बी सी मतलब इस एंगल के लिए बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, मतलब साइन एंगल का साइन लेना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का काम करना है, इसलिए साइन लेंगे। तो साइन कौन सा एंगल, ये वाला एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा लिख दिए। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होगा साइन पी बाई एच कितना है, पी कितना है, बी सी, और बी सी कितना है, बी सी है ए एक्स, तो लिख देंगे एक्स। हाइपोटेनियस कितना है, ए, तो लिख दिए ए। तो इससे ए एक्स कितना आ जाएगा, ए साइन 90 माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कितना, ए कॉस थीटा। मतलब इस ट्रायंगल से भी हम लोग का सेम रिजल्ट मिला, ए कॉस थीटा, यहाँ पे भी ए एक्स ए कॉस थीटा। ठीक है, मिटाओ मैं इस चीज़ को, अभी निकालते हैं हम लोग ए वाई। अभी टारगेट क्या है, ए वाई निकालना, बस इतना ही था। ए एक्स कैसे निकालते हैं, तो ए एक्स हम लोग का निकल गया। अगर ये ए होगा, अगर ये ए होगा तो ये कितना होगा, ए कॉस थीटा, वही निकल गया। ए एक्स कितना होगा, ए कॉस थीटा। अगर ये एफ होता तो एफ एक्स कितना होता, एफ कॉस थीटा। अगर ये वी होता तो वी एक्स कितना होता, वी कॉस थीटा। बस चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से एक बार, दोनों ट्रायंगल को लेके नोट डाउन कर लीजिए। पहले इसको कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको कर लीजिए। चलिए हो गया। अभी आते हैं हम लोग ए वाई निकालने। ए वाई में भी वही कहानी करेंगे, पहले इस ट्रायंगल से निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल से निकालेंगे। इन ट्रायंगल ओ ए बी, इसमें हम लोग को निकालना है ए वाई, मतलब ये वाला, मतलब परपेंडिकुलर का काम हो रहा है, मतलब साइन थीटा ले लेंगे। तो हो जाएगा पी बाई एच, पी कौन है, ए बी, एच कौन है, ओ बी। ए बी कितना है, ए वाई, ओ बी कितना है, ए। तो इससे ए वाई कितना निकल जाएगा, ये ए इधर चला जाएगा, ए साइन थीटा। तो ए वाई कितना आ गया, ए साइन थीटा। समझ में आ गया। इसी तरह से इन ट्रायंगल, जब हम लोग ये वाला ट्रायंगल लेंगे ओ बी सी, ओ बी सी, तब क्या होगा, हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे। क्यों कॉस 90 माइनस थीटा लेंगे, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ए वाई निकालना है, तो ये होगा इस एंगल के लिए बेस,
क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, तो हम लोग को बेस का काम है, तो बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बी बाई एच, बी क्या है यहाँ पे, तो बी है ए वाई, मतलब ओ सी है, तो ए वाई लिख देंगे डायरेक्ट, ए वाई, एच क्या होगा ए, फिर से ए वाई यहाँ से क्या आ जाएगा, ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो लिख लीजिए ए वाई इक्वल्स टू वट, ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो इससे ए वाई क्या निकल गया, ए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो हो गया साइन थीटा। तो ए वाई निकल गया दोनों एंगल से, ए वाई ए साइन थीटा, ए वाई यहाँ पे भी ए साइन थीटा। फिर से देख लीजिए, यहाँ पे ए है तो इधर वाला वर्टिकल कंपोनेंट ए वाई कितना निकल गया, ए साइन थीटा। अगर एफ होता तो एफ वाई कितना निकलता, एफ साइन थीटा। अगर वी होता तो क्या निकलता इधर वाला, वी साइन थीटा। इस तरह से निकल जाता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भी एक्स दिख जाए तो वहाँ पे एक्स हमेशा इसका कॉस थीटा ही होगा और ए वाई हमेशा साइन थीटा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखना होगा थीटा किधर गिवन है। तो एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, मैं बताता हूँ। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, देन इसको भी कर लीजिए। एंड यही था रेजोल्यूशन या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का डेरिवेशन। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। पर एक चीज़ और आप लोग नोट कर लीजिए शॉर्टकट के लिए, कि जिधर का थीटा दिया हुआ है, जिधर थीटा गिवन है उधर का कंपोनेंट, उधर का कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होगा, कॉस थीटा वाला होगा। जिधर का थीटा गिवन, अगर देखिए इधर का थीटा दिया हुआ था तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। समझ में आया क्या? और जिधर, और उसका उल्टा वाला क्या होगा, उसका उल्टा वाला होगा साइन थीटा वाला, मतलब उसके 90 डिग्री वाला, या फिर बोल देंगे उसके परपेंडिकुलर वाला, एंड उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा होगा, उसी वेक्टर का साइन थीटा होगा। जैसे कि अगर यही क्वेश्चन में कुछ ऐसा रहता, दिख रहा है, यही क्वेश्चन में थीटा या ना ये ना दिया होगा, ये दिया होता, तो ये होता एफ, ये होता एफ एक्स, ये होता एफ वाई। तो एफ एक्स यहाँ पर क्या हो जाता, थीटा ये गिवन है, यहाँ थीटा गिवन नहीं है, तो एफ वाई हो जाता कितना, एफ कॉस थीटा। एफ वाई कितना हो जाता है, एफ कॉस थीटा, क्योंकि थीटा इधर गिवन है। जिधर थीटा गिवन है उधर वाला कंपोनेंट कॉस वाला हो जाता है, जिधर थीटा गिवन है उधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा हो जाता है। बस इतना से याद रखना है, जिधर थीटा गिवन है उधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होता है, उसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा होता है। मतलब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू एफ साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बहुत ही इजी चीज़ है। यहाँ पे अगर थीटा गिवन है तो हम लोग उसको यहाँ पे थीटा लेके हम लोग डेरिवेशन किए, अगर इस जगह पे थीटा लेकर डेरिवेशन करेंगे तो इसी तरह से उल्टा वैल्यूज़ आएगा। तो हम लोग इससे कंक्लूज़न ये निकाले हैं कि जिधर थीटा गिवन है उस तरफ का कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होगा, जिधर थीटा गिवन है उस तरफ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होगा, जिधर थीटा नहीं दिया हुआ है उस तरफ वाला कंपोनेंट साइन थीटा वाला होगा। दैट्स इट, नोट डाउन कर लीजिए इसको पॉज करके। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद कर लेंगे, जैसे कि साइन 37, बहुत जगह रहता है साइन 37 का वैल्यू, साइन 37 इसका वैल्यू आप लोग याद रखिएगा क्या होता है, 3/5, ठीक है। और कॉस 37 क्या होता है, 4/5, ये एक याद रखना है। दूसरा याद रखना है साइन 53 डिग्री इक्वल होता है 4/5, इसी का उल्टा। और कॉस 53 डिग्री इसका उल्टा होता है, क्या होता है, 3/5। साइन 37 डिग्री 3/5, कॉस 37 डिग्री 4/5, साइन 53 डिग्री, या फिर ऐसे याद रखिए आप लोग, बस इसको याद रखिए, खाली इसको याद रखिए। साइन 37 अगर है तो 3/5, क्योंकि 37 है तो छोटा ऊपर, 3/5 4/5 में कन्फ्यूज़न होगा, 3/5 की 4/5, तो 3 ऊपर छोटा है मतलब 37 डिग्री छोटा एंगल, बड़ा एंगल 53 डिग्री, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, नीचे हमेशा क्या रहेगा, 5 रहेगा। 37 छोटा एंगल तो 3/5 ऊपर छोटा रहेगा,
मतलब 3 और 4 में छोटा छोटा वाला लेंगे, 3 वैल्यू लेंगे। 53 डिग्री 37 से बड़ा है तो 3 और 4 में से बड़ा वैल्यू लेंगे कौन, 4। बस अभी साइन 37 जो भी रहेगा उसका उल्टा रहेगा यहाँ पे 4/5 cos 37, और साइन 53 मतलब cos 53 जो भी लेंगे इसका उल्टा लेंगे 3/5। उल्टा मतलब 4/5 और 3/5 उल्टा बोल रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, ट्रिक है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। अच्छा, अब लॉजिक का बात करते हैं। लॉजिक कैसे है कि अगर एक ट्राइंगल है मान लीजिए 90 डिग्री वाला, और उसमें एक एंगल 37 डिग्री है, तो ऑब्वियस सा बात है कि दूसरा एक्यूट एंगल 53 होगा। 37 + 53 90, तभी ना होगा ये 90 90 90 तब 180 डिग्री। तो अगर इस तरह का ट्रायंगल है, एक 90 एक 53 एक 37, तो ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल है, मतलब इसका साइड का रेशियोज़ क्या होगा, 3 4 5, 3:4:5। तो 5 किसका होगा, 5 रेशियो किसका होगा, जो सबसे बड़ा वाला साइड है, और हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है तो ये 5 हो जाएगा। अब 3 और 4 बचा, तो इसमें से ये क्या होगा आप लोग बताइए, 3 होगा कि 4। तो देखिए ये साइड बड़ा है कि ये साइड बड़ा है, तो हम लोग नाम दे देते हैं ABC। तो ऑब्वियस सा बात है कि जो AC है वो छोटा होगा BC से। क्यों? क्योंकि AC का ऑपोजिट वाला एंगल छोटा है BC के ऑपोजिट वाले एंगल से। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली हो क्या रहा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3 4 5। हो क्या रहा है कि जो 37 डिग्री है वो छोटा है 53 डिग्री से। 37 का ऑपोजिट साइड कौन है, AC, इसलिए यहाँ पे इसके AC लिख दिए। लेस देन, तो लेस देन 53 का ऑपोजिट साइड कौन है, BC, तो लिख दिए BC। समझ में आ गया। तो AC अगर छोटा है BC से, तो 3 और 5 में से यहाँ पे AC में कौन आएगा, ऑब्वियसली 3 छोटा है 4 से, तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। समझ में आ गया। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। इस ट्रायंगल का पिक्चर आप लोग अच्छा से याद रख लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए अगर साइन 37 पूछा जाए तो 37 साइन 37 P/H 3/5 हो गया। cos 37 B/H 4/5 हो गया। साइन 53 P/H 4/5 हो गया। cos 53 B/H, इसके लिए B क्या होगा, ये H 3/5। तो किसी भी तरीक़ा से आप लोग याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीक़ा से भी डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अगर इससे आपको कन्फ्यूज़न वाला बीमारी है तो इससे भी आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इस तरह का न्यूमेरिकल्स रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में आता है, जिसमें कि इस एंगल्स का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। चलिए देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग जल्दी। आप लोग इससे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ। ओके, तो मान लीजिए एक ब्लॉक है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ ऐसे फोर्स लगा रहे हैं F, जो कि हम मान लीजिए 10 न्यूटन का, और इधर लग रहा है कुछ Fx जो कि हम लोग को पता करना है कितना होगा, और इधर लग रहा है कुछ Fy जो कि पता करना है कितना होगा। ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री। एंगल दिया हुआ कितना, 37 डिग्री। बोला है क्या, फाइंड Fx एंड Fy। कैसे निकालेंगे, तो देखिए एंगल किधर दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है, तो जिधर थीटा दिया होता है उस तरफ का कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होता है। मतलब Fx ही यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा वाला, किसका, F कॉस थीटा। समझ में आया, क्योंकि x वाला में ही एंगल दिया हुआ है, तो हो जाएगा Fx = F कितना है, 10 न्यूटन, तो 10 इंटू कॉस कितना, 37 डिग्री। cos 37 Fx = 10 इंटू कॉस 37 का वैल्यू कितना था, तो cos 37 हम लोग जल्दी से एक बार बना लेंगे। हम लोग को तो वैसे याद है cos 37 कितना होता है, 4/5, पर फिर भी एक बार देख लीजिए। ये 37 था, ये 53, तो ये 90, तो ये 5 था। 37 छोटा है तो इधर वाला 3, इधर वाला 4। cos 37 B/H मतलब 4/5, तो 4/5। ठीक है, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, मतलब 8 न्यूटन। मतलब Fx कितना हो जाएगा, 8 न्यूटन। ठीक है, उसी तरह से Fy निकालते हैं। Fy कितना हो जाएगा, Fy हो जाएगा 10 इंटू, मतलब F साइन थीटा हो जाएगा, F साइन थीटा मतलब 10 इंटू साइन 37। उसी तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा 10 इंटू साइन 37 कितना, साइन 37 P/H 3/5, 5 2 जा 10, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 न्यूटन। मतलब Fy कितना आ गया, 6 न्यूटन। यहाँ पे Fy कितना आ गया, 6 न्यूटन। ईजी है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी जल्दी से। इस तरह का न्यूमेरिकल आप लोग बना लीजिएगा, और ज़्यादा लेवल बढ़ाते चलेंगे हम लोग। जल्दी कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं।
हो गया? ओके। मान लीजिए वो ट्रॉली वाला क्वेश्चन ही लेते हैं अब, कि एक ट्रॉली है इस तरह से, इसमें फोर्स लग रहा है मान लीजिए 20 न्यूटन का, कितना यहाँ एफ एक्स होगा, इधर इतना कितना एफ वाई होगा, ये पता करना है। और एंगल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि वर्टिकल से 60 डिग्री है, वर्टिकल से 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। समझ में आया क्या? ये वाला एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। अभी हम लोग को एफ एक्स और एफ वाई निकालना है, फाइंड एफ एक्स एंड एफ वाई, एफ एक्स एंड एफ वाई ये निकालना है, कितना होगा। तो देखिए जिधर एंगल दिया हुआ रहता है उस तरफ का कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होता है। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को रटा जाए अच्छा से। जिधर थीटा दिया हुआ होता है उस तरफ का कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होता है, मतलब एफ वाई कॉस थीटा वाला हो जाएगा। मतलब एफ वाई इक्वल्स टू कितना होगा, एफ कॉस थीटा। समझ में आया? जरूरी नहीं है कि एक्स होगा तभी कॉस थीटा होगा, कुछ भी हो सकता है। थीटा देखना है किधर है, जिधर थीटा उधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला, जिधर थीटा नहीं गिवन है उधर वाला कंपोनेंट साइन थीटा वाला। दैट्स इट। तो एफ वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ कितना है 20 न्यूटन, 20 कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री, तो हो जाएगा 20 इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ, 2 10 या 20, एफ वाई कितना आ गया 10 न्यूटन। एक आंसर मिल गया, दिखा नहीं क्या, एफ वाई इक्वल्स टू 10 न्यूटन। दूसरा निकालते हैं एफ एक्स। तो अगर एफ वाई एफ कॉस थीटा है तो एफ एक्स ऑब्वियसली कितना होगा, एफ साइन थीटा। तो एफ कितना है यहाँ पे 20 साइन 60 डिग्री, तो 20 इंटू √3/2, 2 10 या 20 तो हो जाएगा 10 √3 न्यूटन। ये आ गया एफ एक्स। दैट्स इट। समझ में आ गया होगा, होप, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं आया तो कमेंट में लिखिए, नहीं आया मैं फिर से बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगा। पर ये इजी कॉन्सेप्ट है, एक बार फिर से वीडियो को देखिए अगर समझ में नहीं आता है। और बाकी वीडियोज़ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए जाके देख के आइए। और अगर आप लोग देख चुके हैं फिर भी जाके रिवीजन आप लोग कर सकते हैं, लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, पूरा का पूरा वेक्टर का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिटाऊँ मैं इसको? हो गया? ओके। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा हाई लेवल का। अच्छा, एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं उससे पहले एक चीज़ देखिए। मान लीजिए यहाँ पे एक वाल है, सीलिंग है, इससे एक रस्सी बना हुआ है, इस तरह से रोप बना हुआ है, और यहाँ से एक लटका दिया हम कुछ मास लटका हुआ है। तो इस पर कुछ फोर्स लगेगा, mg लगेगा, या फिर कुछ फोर्स हम लोग खींच रहे हैं इसको, तो खींच रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो रोप दिख रहा है आपको, इस रोप में एक तनाव जनरेट होगा। तनाव मतलब खिंचाव जनरेट होगा। ये चाहेगा कि ये अपने आप अपना लेंथ को ना बढ़ने दे, तो इसमें एक तनाव जनरेट होगा। उस तनाव को हम लोग बोलते हैं क्या, टेंशन। क्या बोलते हैं, टेंशन। टेंशन भी एक काइंड ऑफ क्या है, फोर्स है, काइंड ऑफ फोर्स या फिर टाइप ऑफ फोर्स। क्या फोर्स, कैसा फोर्स? ऐसा फोर्स जो अपना जो रस्सी में लगता हो या फिर किसी चीज़ में लगता हो जिस पे खिंचाव आ रहा हो। मतलब किसी चीज़ को भी खींचेंगे, जैसे इस मार्कर को हम ऐसे खींच रहे हैं दोनों साइड से, ऊपर इस हाथ से ऊपर खींच रहे हैं, इस हाथ से नीचे ऐसे खींच रहे हैं, पर ये खींच नहीं रहा है। मतलब ये है मार्कर, इसको ऊपर से हम ऐसे खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, और नीचे से भी ऐसा खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके अंदर क्या जनरेट हो रहा है, टेंशन जनरेट हो रहा है, जो कि इस फोर्स का F1 का इधर एक टेंशन T1 होगा, ऑपोजिट होगा, जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा उसके ऑपोजिट। मतलब इसको हम इस तरह से खींच रहे हैं, तो ये चाह रहा है कि नहीं खींचने देंगे, अपने आप को रोक के रखेंगे, लेंथ बढ़ने नहीं देंगे। मतलब कुछ इस तरह से देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे कोई चीज़ है, हम लोग फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं, तो टेंशन किधर होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ। मतलब ये टेंशन का फोर्स क्या होता है, एक अंदरूनी फोर्स होता है जो चाहता है कि मैं अपना लेंथ नहीं बढ़ने दूंगा, वाला फोर्स को हम लोग टेंशन बोलते हैं। तो इसको खींच रहे हैं हम लोग, तो ये खींचा जाना चाहिए पर नहीं खींचा रहा है। इसका मतलब अंदर इसका कोई फोर्स है जो इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। ठीक है, इसलिए ये जैसा लेंथ का है उसी लेंथ का रह जा रहा है। तो उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन, और इसको डिनोट करते हैं किससे, टी से। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। अभी के लिए बस इतना जानकर देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। इसको नहीं भी नोट कीजिएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नोट करना है तो आप लोग पॉज करके पीछे जाके नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि यहाँ पे एक दीवार है मान लीजिए, और यहाँ पे भी एक दीवार है, दीवाल कुछ भी बोलिए, और यहाँ से एक रस्सी टंगा हुआ था, इस तरह से एक रस्सी टंगा हुआ था। एक आदमी क्या किया, यहाँ से एक रस्सी बांध के, फिर से एक रस्सी बांध के एक ब्लॉक लटका दिया,
और इस ब्लॉक का मास दे दिया है कुछ कितना 60 केजी मान लीजिए 60 केजी। तो जैसे ही ब्लॉक लटकाया तो ये ब्लॉक के वजन के कारण ये जो रस्सी दिख रहा है ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये हट जाएगा यहाँ से, है कि नहीं, और रस्सी यहाँ पे आ जाएगा। पहले कहाँ था, यहाँ पे था, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे था, रस्सी खींच के कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और बोल दिया है कि कितना एंगल पे ये खींच रहा है, मतलब कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इधर बना रहा है कुछ मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए 60 डिग्री बना रहा है इधर, और इधर बना रहा है 30 डिग्री। एग्जैक्टली मिडिल में नहीं है, मिडिल में होता तो 45 बनाता, पर कहीं बीच में है, तो इधर 60 बना रहा है, इधर 30 बना रहा है, ठीक है। तो अभी पता करना है जैसे ही यहाँ पे खींच रहा है तो यहाँ पे एक टेंशन लगेगा T1, यहाँ पे एक टेंशन लगेगा T2, खिंचाव महसूस होगा इस वायर तार को, इस रस्सी को। तो निकालना है ये T1 कितना होगा और ये T2 कितना होगा, ये निकालना है। दिया हुआ क्या है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, और इस ब्लॉक का मास दिया हुआ है कितना 60 केजी, बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है। इससे हम लोग को निकालना है T1 कितना होगा, T2 कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, देखिए बन रहा है कि नहीं। पॉज कीजिए वीडियो को और थोड़ा सा ट्राई कीजिए, थोड़ा देर देखिए बन रहा है कि नहीं, ठीक है। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हाफ एन आवर, मैक्सिमम हाफ एन आवर टाइम लीजिए और देखिए, ट्राई कीजिए बनाने का। अगर बन जाता तो ठीक है, उसके बाद चेक करने आइए आप लोग का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, T1 और T2 कितना आ रहा है। हो गया, ट्राई कर लिया आप लोग। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये मास दिया हुआ है इस ब्लॉक का 60 केजी, तो नीचे फोर्स कुछ लग रहा होगा, कितना फोर्स, तो इसका वेट लग रहा होगा, वेट। अब वेट इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो अगर mg होगा वेट, तो मास कितना दिया हुआ है 60, और g का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 10 लेते हैं, आप लोग 9.8 लेके भी बना सकते हैं। तो 60 × 10 कितना हो जाएगा, 600 न्यूटन, 600 न्यूटन। तो टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है, 600 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे जो T1 है इस तरफ, इधर एक कंपोनेंट, इसका 2 कंपोनेंट होगा, इसका T1 इसके इधर है, इस तरफ T1 लग रहा है, ये बढ़ जाएगा एक बार T1 इस तरफ और एक बार T1 इस तरफ, इसको बोलेंगे T1x, इसको बोलेंगे T1y। ये जो T1 था ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में बढ़ गया, क्योंकि एक फोर्स है। T1 इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स जो कि बढ़ जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में। तो ये हो गया T1x, ये हो गया T1y। सिमिलरली ये T2 है, तो इधर हो जाएगा T2x, और इस तरफ सेम डायरेक्शन में T2y भी हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये जो 600 न्यूटन दिख रहा है ये T1y और T2y के सम के बराबर होगा कि नहीं होगा। समझ में आया कैसे? क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यहाँ तक आके ये रुक गया है, इसका मतलब ये यहाँ पे आके ये बैलेंस हो चुका है। ये ऊपर नीचे ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब ऊपर वाला टोटल फोर्स और नीचे वाला टोटल फोर्स दोनों क्या है, बैलेंस्ड है। तो अगर बैलेंस्ड है तो इस दोनों फोर्स का सम जो कि कितना होगा देख लेते हैं, चलिए। T1y प्लस T2y ये दोनों मिलकर कितने के बराबर होगा, 600 के बराबर दिख रहा है। T1y प्लस T2y दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों का प्लस मिला के 600 न्यूटन के बराबर होगा। तो वही लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग अगर y को, ये y मतलब इस इंटू में नहीं है, ऐसे है, इस तरह से है, इस तरह से है। T1y प्लस T2y कितना होगा, 600 न्यूटन। अभी इतना चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ इस सब चीज़ को। हम लोग खाली पता चल गया कि नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 600। अभी देख लीजिए T1x कितना होगा। तो थीटा जिधर गिवन है उधर वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस वाला होता है। तो T1x हो जाएगा T1 cos 60 के बराबर, जो कि कितना होगा, T1 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, हाफ, तो हो जाएगा हाफ। तो T1 इंटू हाफ कितना होगा, T1/2, T1/2। तो T1x कितना आ गया, T1/2 लिख लेते हैं कहीं साइड में। T1x इक्वल्स टू T1/2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं। हम लोग जब ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ करेंगे उसका। उसी तरह से T1y कितना होगा, तो T1y इक्वल्स टू हो जाएगा T1 sin 60, क्योंकि T1 का नॉट गिवन वाला एंगल 60 डिग्री वाला ही है। जब T2 का बात करेंगे 30-30 लेंगे दोनों साइड। T1 का बात कर रहे हैं तो 60 और 60 लेंगे। T1x ले लिए, T1 cos 60, T1y ऑब्वियसली क्या होगा, T1 sin 60। तो T1 sin 60 का वैल्यू √3/2, T1 √3/2। तो T1y का वैल्यू कितना आ गया, T1 √3/2 लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। T1y इक्वल्स टू T1 √3/2, ठीक है।
चलिए इसको मिटाते हैं फिर से हम लोग। सिमिलरली करके हम लोग T1y T1x और T1y निकाल लेंगे, उसी तरह से T2x निकालेंगे। T2x कितना हो जाएगा, T2 cos 30 अभी हो जाएगा, क्योंकि T2 ये है, गिवन 30 डिग्री है, इधर थीटा दिया हुआ है, उधर cos थीटा, तो cos कितना है 30 डिग्री, तो हो जाएगा T2 cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, तो हो जाएगा T2x इक्वस टू T2 √3/2। तो लिख लेते हैं T2x इक्वस टू T2 √3/2। ठीक है। सिमिलरली T2y निकालते हैं। T2y इक्वल्स टू T2 साइन थीटा नहीं दिया हुआ है उधर, साइन 30, तो हो जाएगा T2 साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हाफ, तो इंटू हाफ कर देंगे, तो हो जाएगा T2/2, T2/2। तो T2y कितना आ गया, T2/2, तो लिख देते हैं यहाँ पे T2y इक्वस टू T2/2। हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है वीडियो को बार बार प्ले कीजिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने का तरीका तो बहुत रेयर है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, ध्यान हल्का सा भी इधर उधर होगा तो आप लोग पूरी कन्फ्यूज़ हो जाइएगा, क्योंकि सब एक ही जैसा T1 T1x T2x T2 √3/2 सब एक ही जैसा लग रहा है, तो कन्फ्यूज़न होने का चांस ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आप लोग आराम से देखिए, मैं थोड़ा सा आराम से बोलने का कोशिश करता हूँ। T2y इक्वस टू T2 साइन थीटा, तो T2 इंटू हाफ, तो T2/2 हो गया। समझ में आ गया इतना? अभी देख लेते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं, इस तरफ जो भी दिया हुआ है। T1y प्लस T2y इक्वस टू 600 था, तो T1y कितना है, T1y का वैल्यू खोजते हैं यहाँ से, T1y का वैल्यू यहाँ पे है T1 √3/2, तो लिख देते हैं T1y के जगह पे T1 √3/2 प्लस T2y है, T2y कितना है यहाँ से, T2y का वैल्यू देखिए T2/2 इक्वस टू क्या होगा 600। यहाँ से 2 और 2 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। करते हैं सॉल्व इसको, 2 एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा T1 √3 प्लस T2 इक्वस टू 600। तो इससे हम लोग कह सकते हैं क्या कि T1 √3 प्लस T2 इक्वस टू 600 इंटू 2, T1 √3 दिख रहा है प्लस T2 इक्वस टू 600 इंटू 2 इक्वस टू कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा क्या, इक्वस टू क्या हो जाएगा 1200। T1 √3 प्लस T2 इक्वस टू 1200। इस चीज़ को पहले आप लोग नोट डाउन कर लीजिए एक बार, मैं डायरेक्टली खाली इस लाइन को लिख दूंगा। ठीक है, हो गया, ओके। तो हम लोग के पास क्या आ गया इक्वेशन, T1 √3 प्लस T2 इक्वस टू 1200, ये इक्वेशन 1। ठीक है, चलिए मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ। अभी देखते हैं, ये और 600 वाला हम लोग काम कर लिए। अभी इसको और इसको देखते हैं कि ये जो भी होगा इसके इक्वल होगा, मतलब T1x जो होगा वो T2x के इक्वल होगा। T1x कितना है, तो खोजिए यहाँ से, T1x किधर था, T1x कितना है T1 √2, T1/√2, तो यहाँ पे लिख देंगे T1/√2, सॉरी √2 नहीं है, T1/2 है सिर्फ, तो T1/2 लिखेंगे, T1/2। T1x कितना है T1/2, और इक्वल्स टू T2x कितना है, T2x है T2 √3/2, T2x कितना है T2 √3/2, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा T1 इक्वल्स टू T2 √3, इक्वेशन 2। T1 इक्वल्स टू क्या आ गया, T1 इक्वल्स टू T2 √3। अब इस T1 का वैल्यू T2 √3 जो है इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे हम लोग, तो क्या क्या आ जाएगा वो देख लीजिए। T1 इक्वल्स टू क्या आ गया T2 √3, तो T1 के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे T2 √3, और एक √3 पहले से था तो यहाँ पे एक और √3 प्लस T2 इक्वल्स टू 1200। ठीक है, अब T2 इंटू √3 और √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, मतलब 3T2 प्लस T2 इक्वल्स टू 1200 होगा। 3T2 प्लस T2 क्या हो जाएगा 4T2 इक्वल्स टू 1200, तो T2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1200
डिवाइडेड बाई 4, 1200 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से 4 3 ज़ा 12 और 0 0 कितना आ जाएगा 300 न्यूटन। समझ में आ गया? मतलब मैं क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। मतलब T2 कितना आ गया, T2 हम लोग का कितना आ गया 300 न्यूटन। एक आंसर मिला, T2 कितना आ गया 300 न्यूटन, एक आंसर मिल गया। अब इस T2 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, T2 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा T2√3 था कितना लिख लेते हैं, T1 इक्वल टू T2√3, T1 इक्वल टू T2√3, T2 कितना है 300, तो 300√3 न्यूटन, मतलब T1 कितना आ गया 300√3 न्यूटन, ये आंसर। मतलब 2 हम लोग का आंसर आ गया। आप लोग नोट करते, अगर नोट कर रहे थे तब ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। एक बार फिर से प्ले कीजिए, वीडियो को समझिए अच्छा से, थोड़ा सा स्लो कर लीजिए अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं फास्ट हूँ। फिर से एक बार प्ले कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छा से क्योंकि ज़रूरी है ये। एक बार फिर से प्ले कीजिए और थोड़ा सा स्लो कर लीजिए। प्लेबैक स्पीड एक ऑप्शन होगा, उस ऑप्शन में जाइए 0.75x कर लीजिए और थोड़ा सा स्लोअर सुनिए। तो हम लोग का आंसर कितना आ गया T1 इक्वल्स टू 300√3 न्यूटन और T2 इक्वल्स टू 300 न्यूटन, ये दोनों हम लोग का आंसर है। दैट्स इट। तो इसी यही था हम लोग का रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हर एक चीज़ डिटेल्स के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं। धन्यवाद।